हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हमारा सप्लाई चैप्टर चल रहा है। सप्लाई चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको शॉर्ट में हम ES बोलते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक ED भी पढ़ते थे हम, याद है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वो डिमांड से रिलेटेड इलास्टिसिटी पढ़ते थे, यहाँ पर सप्लाई से रिलेटेड इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। अब ये है क्या? वैसे मैंने बताया, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, ठीक है। और उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है वो क्वालिटेटिव होता है ना, क्वांटिटेटिव नहीं होता। लेकिन अगर लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर क्वांटिटेटिव पता किया जाए, इसका मतलब ये होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ये फर्क होता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है, ओके। बट कितनी बढ़ रही है, कितनी प्राइस में कितने, जैसे प्राइस में अगर 10% चेंज हो गया तो आप सप्लाई में कितने परसेंटेज चेंज करोगे, वो पता नहीं चल सकता, ठीक है। वो क्वालिटेटिव हो गया। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि प्राइस में अगर 10% चेंज होंगे तो सप्लाई में कितने परसेंट चेंज होंगे, 5% होंगे, 10% होंगे, 20% होंगे, कितने परसेंट चेंज होंगे। यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, लेकिन कितना परसेंट प्राइस ऊपर जाने से सप्लाई कितना परसेंट ऊपर करेंगे, कितना परसेंट प्राइस नीचे जाने से सप्लाई कितने परसेंट कम करेंगे, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। तो वो पता करना अगर हो तो हमको कैलकुलेट करना होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि ES। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ये हमें ये बताता है कि कितने परसेंट प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होने पर आप सप्लाई में कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज करोगे, ओके, ठीक है जी। अब इसको यहां पर हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये देखिए, अकाउंटिंग दिस मेथड, ठीक है, दिस मेथड, अकाउंटिंग दिस मेथड, elasticity is measured as the ratio of percentage change in the quantity supplied to percentage change in the price। कितने परसेंट प्राइस में चेंज हो जाएगा, कितने परसेंट प्राइस में चेंज होगा, तब हम कितना परसेंट चेंज करेंगे क्वांटिटी के बीच में। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, परसेंटेज है, वो हमें यहाँ पता चलता है। उसको ही हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको ES बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, आपको यहाँ रटने की भी जरूरत नहीं है। क्या फॉर्मूला होगा अगर आपको ES निकालना है? सॉरी, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, एक सेकेंड बस, ठीक है। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है ना, वो बड़ा इजी है। देखो, इसको बनाना भी बड़ा इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, है ना, कितनी क्वांटिटी का चेंज हो रहा है प्रतिशत, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कितने परसेंट आप प्राइस चेंज करोगे, कितने परसेंट प्राइस को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो क्वांटिटी में कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सप्लाई में आप क्वांटिटी मतलब आप जो आप गुड सप्लाई करोगे कमोडिटी, उसमें। तो इसको हम प्रपोर्शनेट मेथड से समझ सकते हैं। प्रपोर्शनेट मेथड में ये वाला फॉर्मूला ही काम आता है, और इसके अंदर आराम से आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, इसी फॉर्मूले को बताता हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं पता है? उसका सिंपल है, आप क्या करो, आप ले लो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन, ये वाला कैसे आ जाएगा? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब आप बोलोगे सर ये डेल्टा क्या है? सबसे पहले तो ये पता चल जाए, ये भी पता चल जाएगा, बहुत इजी है डेल्टा। देखो मैं बता देता हूँ, जो डेल्टा है ना, ये कैसे आएगा, डेल्टा Q कैसे आएगा? ये बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, Q1 माइनस Q, ठीक है। और ये डेल्टा P कैसे आएगा? P1 माइनस P। अब कोई बोले सर ये Q1 क्या है? Q1 का मतलब वो क्वांटिटी जो अब चेंज हो चुकी है, और Q का मतलब ओल्ड वाली क्वांटिटी, P का मतलब नई वाली प्राइस, और इस P का मतलब पुरानी वाली। तो इसका मतलब न्यू क्वांटिटी, और ये वाली कौन सी हो गई? ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या हो गई? न्यू प्राइस, और ये कौन सी हो गई आपकी? ओल्ड प्राइस। तो ये सब क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, बस यहाँ पुटअप करना, इसको सोल्व करना, आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको हम करके देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है बिल्कुल,
ठीक है, ये रहा है एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है? ओके, हाँ जी, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सपोज एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट और फर्म सप्लाइड 50 यूनिट्स। जब प्राइस 10 रुपए थी तो फर्म कितना सप्लाई करती थी? 50 यूनिट सप्लाई करती थी किसी प्रोडक्ट का। तो ये आपकी कौन सी हो गई? ये यूनिट है ना, 10 रुपीज पर यूनिट, तो रुपीज है, तो ये क्या हो गया आपका? पी हो गया। ये पुरानी वाली है, जब 10 रुपए प्राइस होती थी तब हम क्वांटिटी कितनी सप्लाई करते थे? 50, तो ये हो गया क्यू। ओके, अब क्या हो गया? व्हेन द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफ, यहां पर कुछ चीज रह गई, ये बता देता हूं। इफ प्राइस इंक्रीज्ड to ₹12 पर यूनिट, प्राइस हो गई 12 रुपए, एंड सप्लाई, जो न्यू वाली सप्लाई है वो इंक्रीज होके हो गई 70 रुपीज। तो अब ये देखो, ये 12 रुपीज जो है ना, ये क्या है? ये आ गया आपका P1। पहले 10 रुपए प्राइस थी तो 50 सप्लाई करती थी, अब 12 रुपए प्राइस हो गई तो कितना सप्लाई कर रहे हैं? 70 रुपीज, 70 रुपए। तो ये P1 और ये हो गया P और ये हो गया P1, यानी कि ये ओल्ड वाली प्राइस, ये न्यू वाली प्राइस। ऐसे कैसे? ये हो गया आपका Q, पुरानी वाली सप्लाई, ये हो गई न्यू सप्लाई, क्योंकि प्राइस बढ़ाई तो सप्लाई भी बढ़ा दी, और ये कितना हो गया आपका? Q1। ओके, अब यहां पर ये फॉर्मूला आप पुटअप कीजिए। देखो, सबसे पहले निकाल दीजिए आप, फॉर्मूला क्या होता है? ES का डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब निकाल दीजिए सबसे पहले डेल्टा Q, इसका फॉर्मूला Q1 माइनस Q। अब देखो Q1 कितना है, पहले क्वांटिटी देख लो, Q1 है 70 और Q कितना है? Q है 50, पुराना वाला 50 था। ठीक है, अब कितना आ गया यहाँ पर डेल्टा Q? ये आ गया आपका 20। ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आगे, ये आ गया आपका डेल्टा Q 20 अपॉन Q कितना है? Q तो ये रहा, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये रहा Q 50, तो उसका नीचे डिवाइड कर दीजिए 50, इंटू कर देंगे अपन 100। ओके, अब निकाल देते डेल्टा P। डेल्टा P कितना है? देखो, डेल्टा P, उसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। P1 कितना हमारा? ये रहा P1 12, और P कितना है? 10, तो 12 माइनस 10 तो कितना आ गया? 2। ठीक है, 2 आ गया। अब यहां पर लिख देंगे हम डेल्टा P2 अपॉन P कितना है? P ये रहा 10, इंटू कर देंगे 100। अब इसको आगे फर्दर और सॉल्व कर दो तो जो है आपका निकल के आ जाएगा। अब 20 डिवाइड बाय 50 इंटू करेंगे 100, तो आई थिंक ये आएगा 40%। 40 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, कैलकुलेटर है मेरे पास। ओके, तो 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, 40%, ये आ गया 40%। और ये कितना आ जाएगा? ये तो 20 आ जाएगा, 20%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 अपॉन 20, तो आ गया 2। तो ES यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ गया आपका 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कर लिया, अब आप अपनी बुक के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इस मेथड के या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब ये इलास्टिसिटी सप्लाई जो है ना, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो यहाँ है, वो हमारा अगला टॉपिक है अभी, फिर ये चैप्टर एंड कर देंगे। वो क्या है? काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के काइंड्स में बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, फिर हम आगे डिटेल में भी कर लेते हैं। एक तो होता है इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल टू इन्फाइनाइट, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मोर देन 1, और एक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो होगा लेस देन 1, एक होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। तो ये 5 टाइप्स हैं, है ना। तो काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी है? 5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो काइंड्स होती थी वो भी इतनी ही होती थी। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। यहां पर देखिए, आगे वाले पेज में देखिए, ये आ गया सबसे फर्स्ट आपका जो मैंने बोला ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब ये क्या होता है?
ये होता है व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई एट पर्टिकुलर प्राइस एंड सप्लाई बिकम जीरो विद अ सिंगल फॉल इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कोई चेंज आप नहीं कर सकते, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। अगर प्राइस में थोड़ा भी चेंज किया तो हो सकता है सप्लाई आपकी या तो जीरो हो जाएगी। तो प्राइस में नो चेंज लेकिन सप्लाई चेंज होती रहती है। तो इसको अगर आप यहां पर मैं आपको कर्व बना के बताऊं तो देखिए कैसे होगा, शो करके बताता हूं आपको। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होती है। ओके, अब देखिए यहां पर ये है आपका, मान लेते हैं वाई एक्सिस, ये आपका एक्स, ये हो गया जीरो। यहां कर लेते हैं हम प्राइस, या प्राइस इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम क्वांटिटी। ठीक है, अब यहां पर प्राइस देखिए कितना है 30, यहां 30 प्राइस है, मान लेते हैं यहां 20 है, यहां 10 है। ठीक है, लेकिन प्राइस यहां 40, लेकिन प्राइस आपका 30 ही है। ओके, चाहे आप 100 सप्लाई करो, चाहे 200 करो, चाहे 300 करो, प्राइस में कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो यहां पर क्वांटिटी में तो फिर भी चेंज है, यहां पर 100, 200 और ये 300। अब आप 100 सप्लाई करो तो भी प्राइस 30, अगर आप 200 सप्लाई करो तो भी प्राइस 30, आप 300 सप्लाई करो तो भी प्राइस 30। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यहां पर सप्लाई का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा सीधा, ये आ गया आपका, और इसको हम बोलते हैं ES इक्वल टू इन्फिनिट। और ये सही भी है, अगर ये वाला आप फॉर्मूला लगा के इधर चेक करोगे ना, कौन सा वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला डेल्टा, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप करके देखना, है ना। डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा। क्यों? क्वांटिटी प्राइस में तो क्या हो जाएगा, इधर नीचे जीरो, डेल्टा प्राइस देखो आप, है ना, P1 और P को देखोगे तो जीरो आ जाएगा, 30 माइनस 30 जीरो, और P कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 ले लो। अब इसमें इसका डिवाइड करोगे और 100 करोगे तो यहाँ तो इनफाइनाइट ही आंसर आएगा ना, और ऊपर वाला क्वांटिटी में जरूर कुछ आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे ना, ये आंसर आ जाएगा आपको। मैं यहाँ पर नहीं करके बता रहा हूँ, एक बार मैंने बता दिया, डेटा ये रहा, आप करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है आपका परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या होता है, जो आपका ये आता है ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए, इसमें जो आपका ES आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो आएगा, वो इस केस में आता है जीरो। देखो कैसे, इसमें क्या होता है, प्राइस में चेंज होता रहता है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो है जीरो होती है, इक्वल टू, यानी कि परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्राइस। चेंज ऊपर नीचे कर लो, हम सप्लाई में चेंज नहीं करेंगे, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसको कर्व पे मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप इसको सॉल्व करके देखना उसी फॉर्मूले से, तो आंसर जीरो आ जाएगा आपका। ठीक है, यहां पे देखिए, यस, तो यहां आ जाएगा हमारा y, यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा जीरो। अब यहां पर प्राइस तो चेंज हो रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 20, 30, 20 नहीं, 10 से ले लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, 10, 20, 30, 40, 50, ये मान लेते हैं प्राइस। ठीक है, और इधर मान लेते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी मान लेते हैं 10, 20, 30, 40, ये क्वांटिटी। लेकिन क्वांटिटी, अब आपकी प्राइस अगर 20 है तो भी क्वांटिटी कितनी है, यहां पर 20। आपकी प्राइस अगर 30 हो जाती है तो भी क्वांटिटी कितनी है, 20। तो प्राइस अगर 30 होती है तो भी क्वांटिटी 20। अगर प्राइस 40 हो जाती है तो भी हम सप्लाई कितना करते हैं, 20। तो जो परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई होती है उसमें कर्व कैसे बनता है, ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे सीधा, ये आपका कर्व आ गया। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या होगा, मतलब प्राइस में चेंज करोगे तो सप्लाई में चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा होगा। प्राइस में जितना चेंज करोगे सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज होगा। ये देखिए, प्राइस में चेंज हुआ है ओनली 5 का, और यहां पर चेंज हो गया है पूरा 100 का। यहां पर चेंज आप देख रहे हो ओनली 50% है, यहां पर चेंज हो गया 100%। मैं आपको करके बताता हूं, देखिए, और इसका क्या आएगा, ES 1 से मोर कैसे आएगा वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले एक बार कर्व पे इसको दिखाता हूं मैं आपको, पूरा एनालिसिस करते हैं इसका। तो इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहां देखिए, y x, ओके, यहां हो गया आपका P, यहां हो गया आपका Q। तो P अगर है 10 या फिर है 15 या फिर है 20
यह है 25, और इधर हम सप्लाई कर लेते हैं 100, 200, 300, 400 इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जब प्राइस है 10 तो ये कितना हो गया 100, प्राइस है 10 तो ये है 100, और प्राइस हो गई 15 तो ये कितना हो गया 200, प्राइस हो गई 15 तो ये हो गया 200। तो ये आपका सप्लाई करो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, ES क्या आता है, देखो डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। सबसे पहले हम निकाल देते हैं डेल्टा Q इक्वल टू Q1 माइनस Q, और डेल्टा P निकाल देते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P। तो डेल्टा Q देखो क्वांटिटी ये रही, Q1 क्या है, ये रहा 200 है ना, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी बढ़ गई तो 200, और Q क्या है, वो है 100 क्वांटिटी। तो यहाँ पर डेल्टा कितना आ गया 100 Q। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 अपॉन, और Q कितना है वो भी 100, चेंज भी 100 का हुआ है और पुराना वाला भी 100 है, इंटू कर देंगे 100। ओके ठीक। अब यहाँ पर डेल्टा P देख लो, P पहले कितना था, अभी कितना है 15, Q P1 है 15, और P पुराना वाला कितना है 10, पुरानी प्राइस, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पर 5 अपॉन P पुराना वाला ये रहा 10, इंटू कर दो 100, तो यहाँ क्या आ गया 100% अपॉन 50%। अब आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, यानी कि एक से ज्यादा आएगा आंसर हमेशा। इसीलिए बोलते हैं ES इक्वल टू मोर देन 1। जो हाईली इलास्टिसिटी सप्लाई होती है उसमें आपको जो आंसर आता है ना वो एक से ज्यादा आता है, इसलिए यहां पर देखो आंसर एक से ज्यादा आया ना 2। ओके, यहां पर क्या होगा, यहां पर देखिए लेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें क्या होगा आपका जो ES होगा ना, वो ES जो होगा हाँ वो एक से कम होगा। मतलब जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो आंसर एक से कम आएगा, पॉइंट्स में आएगा कुछ 0.9, 0.8, 0.7, एक से कम आएगा। और ये ऐसा कब होता है, जब आपकी प्राइस में तो ज्यादा चेंज हो रहा हो लेकिन सप्लाई में आपका कम चेंज हो रहा हो। देखो यहाँ पर प्राइस में चेंज आप देख रहे हो 10 से 15 हो गई, यानी कि 50% चेंज है, लेकिन आपके यहाँ पर सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है, ओनली 100 से 20, तो 20%। अब आप यहाँ पर करोगे ना ये वाला फॉर्मूला लगा के, ऊपर क्वांटिटी आती है तो 50 में ऊपर आपकी क्वांटिटी आती है, तो आप यहाँ पर 20 में जब डिवाइड करोगे 20% में 50% का, तो आपका आंसर क्या आएगा, एक से कम ही आएगा। तो 20 अपॉन 50 0.4। यस, तो इसीलिए बोलते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एक से हमेशा कम है, एक से कम है। और इसको कर्व पे भी आप दिखा सकते हो, इसका कर्व बना सकते हो। ऐसे कैसे बनता देखिए, y x 0 क्वांटिटी प्राइस, प्राइस मान लेते हैं 10, 15, 20, 25, यहाँ पर वही 100। ओके, यहाँ पर गैप थोड़ा सा कम है, यहाँ मैं कर देता हूँ 200, यहाँ 300, लेकिन 120 तो इधर होगा। अब देखो जब प्राइस थी 10 तो 100, तो यहाँ पे, और प्राइस हो गई 15, जैसे प्राइस 15 हो गई तो ये कितना हो गया 120, 200 नहीं 120 यहाँ कहीं। तो ये आपका कर्व कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके ठीक, लास्ट एंड फाइनल बच गया है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, और वो है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ऐसा तब होता है जब ES, आपका जो ES है वो आता है इक्वल टू 0। ऐसा तब आता है जब आपका प्राइस में और सप्लाई में दोनों ES इक्वल टू 0 नहीं, ES इक्वल टू 1 आता है, सॉरी ES इक्वल टू 1। सबसे पहला हमने क्या किया था, ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट, फिर ES हमने कर लिया 0, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, और फिर लास्ट में बच गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। ऐसा कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई दोनों इक्वल हो। यहाँ देखो 10 से 15 हो गया ना, कितना परसेंटेज चेंज हो गया 50, या 100 से 150 हो गया था, कितना परसेंटेज चेंज हो गया 50। आप चाहो तो वो डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा के करोगे ना तो यही आंसर आएगा, और 50 अपॉन 50% करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 हमेशा, क्योंकि दोनों इक्वल है, सिंपल। और इसको भी कर्व में आप दिखा सकते हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये 0, यहाँ ले लो क्वांटिटी, यहाँ ले लो प्राइस, ये रहा 10, ये रहा 15, और यहाँ 100, और ये 200, ठीक है। अब जब प्राइस 10 थी तो ये था यहाँ सप्लाई 100, जब प्राइस बढ़ के 15 हुई तो ये हो गया यहाँ पर बीच में 150, और ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा।
तो इसी के साथ सप्लाई वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आगे कंटिन्यू करेंगे। नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो वो कर देंगे, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा कोई भी चैप्टर। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ इसमें कमी लग रही हो तो आप बताइए, उसमें सुधार करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।